हरे कृष्णा दोस्तों। कुछ हफ्ते पहले मेरा बोगनविलिया कुछ ऐसा दिख रहा था, रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ, हर तरफ बस खुशी ही खुशी। लेकिन अब जब फूल सूख गए हैं तो अगली ब्लूमिंग के लिए हमें अभी से तैयारी शुरू करनी है। आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ कि कैसे सिर्फ 3 चीज़ों से बिना किसी केमिकल के हम इसे दोबारा से फूलों से भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बोगनविलिया की ब्लूमिंग जर्नी का अगला खूबसूरत अध्याय। बोगनविलिया के ऊपर इस तरह से फ्लावरिंग होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप सही समय पर सही देखभाल करेंगे तो बोगनविलिया जो वो बहुत शानदार ब्लूमिंग करता है। आज की वीडियो अगर आप पूरी देख लेंगे तो यकीन मानिए आपके जो बोगनविलिया के प्लांट हैं उनके ऊपर जो वो बहुत हैवी फ्लावरिंग होगी। कई बार क्या होता है कि बोगनविलिया के ऊपर ना फ्लावरिंग बहुत कम होती है, सिर्फ पत्ते ही दिखाई देते हैं। उसके 2 रीज़न होते हैं, या तो नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होना या पोटाश की कमी होना। देखिए नाइट्रोजन की मात्रा जब बहुत ज़्यादा होती है ना तो पत्ते बहुत ज़्यादा आते हैं और फ्लावरिंग कम होती है। और पोटाश की कमी के कारण क्या होता है, तब भी जो वो फ्लावरिंग कम होती है। अगर हम पानी इसको ज़्यादा दे देते हैं तो क्या होता है, पत्ते ही ज़्यादा आते हैं और फ्लावरिंग इसमें नहीं होती है। तो जैसे ही बोगनविलिया के फ्लावर जो वो स्पेंड हो जाते हैं ना, तो उसी टाइम हमें कुछ ऐसे काम करने होते हैं ताकि हमारा जो बोगनविलिया का प्लांट है नेक्स्ट फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाए। तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा और आपके बोगनविलिया के ऊपर फूल ना आए मैं मान ही नहीं सकती। तो चलिए जो पहला स्टेप है उसको शुरू करते हैं कि हमें पहले कौन सा काम करना है। तो सबसे पहला स्टेप है घास और खरपतवार को निकालना। गर्मी के मौसम में जब हम पौधों को रोज़ पानी देते हैं ना तो गमले में अनचाही घास बहुत जल्दी उग जाती है। ये घास दिखने में तो छोटी होती है लेकिन जड़ों से पौधे का पोषण खींचती रहती है और फ्लावरिंग पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए मैंने सबसे पहले सारी घास को जड़ों से धीरे धीरे निकाल दिया है ताकि मिट्टी साफ हो जाए और पौधे को भरपूर पोषण मिले। ध्यान रखें, घास निकालते समय मिट्टी बहुत सूखी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ऊपरी जड़ें भी खींच सकती हैं। हल्की मॉइस्ट मिट्टी में ये काम आसानी से हो जाता है। आप देख सकते हैं मैंने सारी घास जो वो अपने प्लांट से निकाल दी है। अब जब सारी घास और खरपतवार निकाल दी गई है तो गमला एकदम हल्का और खुला खुला लग रहा है, पौधा जैसे अब चैन की सांस ले रहा हो। अब आता है अगला हमारा अहम स्टेप, वो है प्रूनिंग यानी कि कटाई। बोगनविलिया को फिर से खूबसूरती से फूलने के लिए हमें सूखी, कमज़ोर और पुरानी टहनियों को काटना होता है। ये सिर्फ पौधे को सुंदर बनाने में मदद नहीं करता बल्कि नई और ताजगी से भरी ग्रोथ को बढ़ावा भी देता है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कुछ सूखी और कमज़ोर शाखाओं को काटा है ताकि पौधा अपनी पूरी ऊर्जा नई टहनियों में लगा सके। कटाई करते वक्त ये ध्यान रखें कि सिर्फ पुराने लकड़ी जैसे हिस्सों को ही काटें। जो शाखाएं हरी और ताजगी से भरी हैं उन्हें बिल्कुल भी ना काटें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने किन किन हिस्सों को काटा है और किन्हें छोड़ दिया है। ये इस बात का ध्यान रखते हुए किया गया है कि पौधे को ज़्यादा नुकसान ना हो। कटाई करते वक्त हमेशा अच्छी तेज़ कैंची का ही इस्तेमाल करें ताकि कट जो वो साफ और सही तरीके से हो सके। इसी तरह से कटाई करने से आपके पौधे में न केवल नई टहनियाँ निकलेंगी बल्कि आने वाले समय में ढेर सारे फूल भी खिलेंगे। ये देखिए नई नई जो वो ग्रोथ आ गई है, तो इसको मैं कट नहीं करूँगी। कुछ में मैं पहले ही प्रून कर चुकी हूँ, तो जहाँ से प्रून किया उनके आसपास आप देख सकते हैं कितनी सारी न्यू ब्रांचेज आ रही हैं। तो ये साइन है कि जब हम प्रून करते हैं तो उसके बाद हमें फ्लावरिंग ज़्यादा देखने को क्यों मिलती है, क्योंकि जहाँ से हमने कट लगाया होता है ना वहाँ उसके आसपास बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं। तो जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं उतनी ही ज़्यादा जो वो ब्लूमिंग देखने को मिलती है। आप ये देखिए यहाँ से कट किया तो उसके आसपास जो वो कितनी सारी ब्रांचेस निकल के आ गई हैं। अब प्रूनिंग के बाद मैं हमेशा एक काम और करती हूँ, मिट्टी की हल्की खुदाई। मैंने गमले की ऊपरी परत करीब 2-3 इंच तक धीरे धीरे जो वो लूज़ कर दी है। ऐसा करने से मिट्टी में हवा संचार होता है और जो जड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जब हम इसमें खाद वगैरह डालेंगे तो वो सीधे जड़ों तक पहुंच जाएगी। इसलिए खुदाई करते समय जो वो इस बात का सिर्फ ध्यान रखना है कि हाथ जो वो हल्का रखना है, हल्के हाथ से गुड़ाई करनी है और जड़ों को बिल्कुल भी नहीं डिस्टर्ब करना है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन पौधों को हेल्दी और ब्लूमिंग के लिए रेडी करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने इसकी जब गुड़ाई करनी है तो ध्यान से करनी है। और गुड़ाई करते समय क्या करना है कि ऊपर वाली जो मिट्टी है ना उसको साइड साइड में कर देना है।
अब बारी है इनमें खाद देने की। अब जब मिट्टी की खुदाई हो चुकी है तो मैंने सबसे पहले दोनों खादों को तैयार रखा है। एक है घर की बनी गोबर की खाद या फिर आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, और दूसरी है रॉक फॉस्फेट। ये दोनों मिलकर पौधों को नई ग्रोथ और फूलों की तैयारी में ज़बरदस्त मदद करते हैं। देखिए, जब मैं प्रूनिंग कर रही थी तो मुझे बोगनविलिया के कांटे लगे हैं, क्योंकि बोगनविलिया के ऊपर कांटे होते हैं, तो आपने ध्यान रखना है प्रूनिंग करते टाइम मेरी तरह लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि मुझे मेरी बाजू में बहुत सारे कांटे लग गए हैं और ब्लड भी निकल रहा था और दर्द भी बहुत हो रहा था, इसलिए आपने ध्यान रखना है इस बात का। अब सबसे पहले मैं डाल रही हूँ घर की बनी सड़ी हुई गोबर की खाद। ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद होती है जो मिट्टी को नरम भी बनाती है और पौधे को धीरे धीरे न्यूट्रिशन भी देती है। गोबर की खाद से मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है ना वो सुधर जाता है और उसमें सूक्ष्म जीवों की जो संख्या होती है ना वो बढ़ जाती है, जो पौधे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी चीज़ जो इसमें मैं डाल रही हूँ वो है रॉक फॉस्फेट। ये खास तौर पर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये जड़ों को ताकत देता है और फूल आने की प्रक्रिया को भी तेज़ करता है। मैंने दोनों को ही बिल्कुल संतुलित मात्रा में डाला है, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम। देखिए, जो रॉक फॉस्फेट है वो क्या है, एक स्लो रिलीज सोर्सेज होता है पौधे के लिए, जो जड़ों को मजबूत बनाता है और अगले फूलों की नींव को जो वो तैयार करता है, यानी कि एक फाउंडेशन का काम करता है। देखिए, जो रॉक फॉस्फेट है उसको हम डायरेक्ट फ्लावरिंग बूस्टर तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या करता है, ये पौधे की नींव पक्की कर देता है। मिट्टी में रहते हुए ये लंबे समय तक असर रखता है, जिससे क्या होता है, पौधे को ताकत मिलती है, जड़ों को ताकत मिलती है। खास करके तब जब हम पौधे को फ्लावरिंग के लिए तैयार कर रहे हैं तो रॉक फॉस्फेट जो वो बहुत काम आता है। रॉक फॉस्फेट अपने फ्लावरिंग प्लांट को आप जरूर दीजिए। अब जब सारी खाद डाल दी है और अच्छे से मिला भी दिया है तो मैं ऊपर से मिट्टी की एक पतली परत वापस डाल रही हूँ। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो खाद सीधे धूप से सूखती नहीं है, और दूसरा जब हम पानी देंगे तो सारे पोषक तत्व धीरे धीरे जड़ों तक पहुँचते रहेंगे। हमेशा ध्यान रखें कि खाद को ढकना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना उसे डालना। इससे मिट्टी की नमी भी बनी रहती है और पौधे को लंबे समय तक फायदा मिलता रहता है। अब जब हमने सूखी खाद डाल दी, मिट्टी से उसे अच्छे से ढक भी दिया, तो अब मैं इसमें दे रही हूँ सीवीड का हल्का सा घोल। ये एक तरह से फिनिशिंग टच जैसा होता है, जैसे आपने मिट्टी में पोषण दे दिया, अब बस इस लिक्विड के जरिए उस पोषण को एक्टिवेट करने में मदद मिलेगी। सीवीड पौधे को स्ट्रेस से बाहर निकालता है, रूट्स को एक्टिव करता है और नई ग्रोथ को जेंटली बढ़ावा देता है। मैंने इसे बहुत अच्छे से डाइल्यूट कर लिया है और अब इसे गमले के चारों ओर मिट्टी में डाल रही हूँ ताकि ये पौधे की जड़ों तक सही से पहुँचे। इस घोल से पौधे को धीरे धीरे न्यूट्रिशन मिलेगा और वो अपनी नई ग्रोथ को अच्छी तरह से तैयार कर पाएगा। आप देख सकते हैं मैंने ये सब धीरे धीरे किया ताकि किसी भी पोषक तत्व में कोई भी कमी ना हो। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैं हर बार ध्यान में रखती हूँ, मैंने यहाँ किसी भी तरह के हार्ड केमिकल फर्टिलाइज़र या पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया है। मेरे पौधे अभी अभी ब्लूमिंग से बाहर निकलकर नई ताजगी के साथ बाहर आ रहे हैं। इस समय मैं उनके प्राकृतिक तरीके से खिलने और बढ़ने में मदद करती हूँ। और हमेशा याद रखें कि कभी कभी ज़्यादा पोषक देने से पौधे पर दबाव बन सकता है और हमें उन्हें स्वाभाविक रूप से अपनी ग्रोथ करने का मौका देना चाहिए। इसलिए जैसे हमने सीवीड, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या रॉक फॉस्फेट डाले हैं, ये पौधे को धीरे धीरे सही पोषण देंगे और वे अपने समय पर फिर से फूलेंगे बिना किसी ज़्यादा दबाव के। इसलिए आपने जो वो कोई भी हैवी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। बहुत सारी ब्लूमिंग करी है इन पौधों ने, तो एकदम से ब्लूमिंग के लिए फिर से इनको दबाव डालना वो सही नहीं है। थोड़ा सा इनको सांस लेने दीजिए, थोड़ी सी रेस्ट करने दीजिए, बाद में देखिएगा रिजल्ट अमेजिंग आएगा। अब जब हम सभी स्टेप्स अच्छे से कर चुके हैं तो अगला अहम कदम है धैर्य रखना और निगरानी करना। बोगनविलिया को समय चाहिए होता है ताकि वो अपनी नई टहनियों को बढ़ाए और फिर से फूलों से लद जाए। मैं अपने पौधों को रोज चेक करती हूँ, क्या नई कलियाँ आ रही हैं, क्या टहनियाँ स्वस्थ हैं। हमेशा याद रखें कि कभी कभी हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ी सी देखभाल, सही पोषण और थोड़ा सा धैर्य और पौधा फिर से खूबसूरत फूल दे देता है। ये काम एक प्रक्रिया है और इसमें समय लगता है, लेकिन नतीजे हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं बोगनविलिया के सही तरीके से ब्लूमिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स जरूरी हैं। अगर आप इन आसान स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके पौधे में भी अच्छे और खूबसूरत फूल आएंगे।
याद रखें, ये सिर्फ खाद और पानी नहीं बल्कि पौधों को प्यार और देखभाल देने का मामला है। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रक्रिया का आनंद लेंगे और अपने गार्डन को और भी खूबसूरत बनाएंगे। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में अपने अनुभव ज़रूर शेयर करिएगा। आपका गार्डन जितना खुश रहेगा, आप भी उतने ही खुश रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो खूब सारे पेड़ पौधे लगाइए, हमेशा खुश रहिए, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।